थोड़ा ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, एग्जिट पोल आने के बाद से हंगामा नहीं रुक रहा है। अब बांग्लादेश भी परेशान है कि बीजेपी की सरकार कहीं गलती से बंगाल में ना बन जाए। बंगाल में बीजेपी से टेंशन में बांग्लादेश है, लेकिन देखिए पहले बंगाल में क्या बवाल हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था उन लोगों को धमकाया जा रहा है। जिन्होंने बीजेपी के कमल पर ईवीएम पर बटन दबाया है, देखिए उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे लोग। ये फाल्टा की तस्वीरें देख रहे हैं, फाल्टा वहां जहां से जहांगीर खान आते हैं, और आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के लोग धमका रहे हैं, ऐसा आरोप है। दूसरी तरफ चुनाव हो गए, बीजेपी के एक नेता पर हमला हो गया है, बीजेपी के नेता को अस्पताल पहुंचाया गया। चुनाव के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा बवाल हुआ। कल ये तस्वीरें टीएमसी ने जारी की, का बीच में आपको दिख रहा है कि ये जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी का दावा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट बॉक्स खोला गया है। ये तस्वीर जारी करने के बाद टीएमसी ने कहा कोई स्ट्रांग रूम में कैसे घुस गया, किसी ने बैलेट बॉक्स कैसे खोल लिया, आखिर क्या धांधली हो रही है। टीएमसी ये आरोप लगाने लगी, और ये आरोप लगाने के साथ जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बवाल हंगामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आ गई, और ममता बनर्जी देखिए फौरन गाड़ी का काफिला लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच गई, जहां की तस्वीरें सामने आई थी। अब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गई तो बीजेपी ने बवाल काट दिया। शुभेंदु अधिकारी के करीबी पुलिस से बहस कर रहे थे कि आखिर आपने ममता को क्यों जाने दिया। ये बवाल शुरू हुआ ममता बनर्जी को अंदर जाने से, और ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से जब निकली तो वो तस्वीर सामने आई। ममता बनर्जी जब बाहर आ रही थी, बाहर अंदर गई थी देखने के लिए कि क्या हुआ है। दीदी और फिर देखिए, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जान दे दूंगी। इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक का टर्न लड़ेंगे, तो हम जिंदगी मत एक का टर्न लड़ेंगे। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम हमारे से कुछ स्लोगन शॉटिंग करेंगे तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए। हमारा कोई एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉन्फिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा करेंगे, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। अब देखिए हुआ क्या कि एक स्ट्रांग रूम पर बवाल किया अगर टीएमसी ने, तो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। उनका कहना था कि टीएमसी की एक वैन खड़ी थी कि आखिर ये वैन यहां क्यों आई है। टीएमसी का फूल छपा था और सवाल उठाए उन्होंने। ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल
टेकावा स्कूल ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद टीएमसी का गाड़ी गाड़ी खुलता है सीखना है आपको बच्चा सीखना है अक्सर मेरा भविष्य में क्या देखिए उस स्ट्रांग रूम तक शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। यही भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है जहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं वो। तो एक सवाल ये कि आखिर बंगाल में कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी? एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं, तो सिर्फ बंगाल नहीं बांग्लादेश में बवाल हो गया। बांग्लादेश में सांसद डरे हुए कहीं बीजेपी और मोदी की सरकार बंगाल में ना आ जाए। बांग्लादेश के सांसद का डर है कि बीजेपी अगर जीत गई बंगाल में तो उनके लिए मुसीबत आ जाएगी। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১ এই बंगाल में बवाल गली गली है और दीदी के मोर्चे पर जबरदस्त खलबली है। उन्हें स्ट्रांग रूम में साजिश नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनवा दी है और टीएमसी की नींद उड़ा दी है। हालांकि 15 साल से सत्ता में बैठी पार्टी बार बार एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रही है, लेकिन घबराहट तो है। हड़कंप सिर्फ बंगाल में नहीं है बल्कि बांग्लादेश में भी है। एक सांसद की सांसें फूल रही हैं, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त उनके देश के लिए टेंशन वाली बात है। वाकई टेंशन वाली बात तो है। बीजेपी आएगी तो कांगलुओं को यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस जाना होगा। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल का भौकाल बांग्लादेश तक है। वहां डर तो है, डर अच्छा भी है, लेकिन ये डर बना रहेगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं आपको बताऊं बंगाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे पहले देखिए जरा बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बंगाल के 8 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान से ही बांग्लादेश के सांसद डरे हुए हैं। बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने अपनी संसद में बयान दिया कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अख्तर हुसैन का वो वीडियो शेयर किया एक्स पर। बीजेपी की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी, ये खतरनाक होगा, ये बांग्लादेशी सांसद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई दी और अगर बीजेपी वहां सरकार बना लेती है तो वो सभी कांगलू लोगों को बांग्लादेश में ढकेल देंगे। बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा हमारे लिए मानवीय, आर्थिक और शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। अख्तर हुसैन ने संसद में इसको लेकर चिंता जताई। इसलिए हम बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा। कांगलू का इस्तेमाल बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए दरअसल होता है। अख्तर हुसैन बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद हैं। बांग्लादेश की रंगपुर सीट से वो सांसद हैं। निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए निशाना साधा है। निशिकांत ने कहा टीएमसी के मददगार धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, जो इस प्रकार के बयानों से साफ हो रहा है। बंगाल चुनाव में घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा जोर शोर से चलाया गया। 4 मई को काउंटिंग के बाद इस मुद्दे पर घमासान और बढ़ सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सांसद को सुनिए जो बांग्लादेश के हैं, जो बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। सुनिए।
আমরা এমন একটা ডিসিশনে हम एक क्षेत्रीय स्थिति और दुनिया के एक ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां हम कई वास्तविकताओं से घिरे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की साजिश चल रही है। विभिन्न स्थानों से रोहिंग्या पहले ही यहां आ चुके हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पड़ोसी देशों से मुसलमानों को निकालकर हमारे देश में शरणार्थी के रूप में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए हम बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा। আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। अब देखिए जरा, अब एक तो बांग्लादेश की बात हो गई। बांग्लादेश को डर है कि जो घुसपैठिए उन्हें वापस न भेज दिया जाए। दूसरी तरफ बंगाल में बवाल चल रहा है। बंगाल में जो बवाल है इस तस्वीर को लेकर है। यह तस्वीर जो टीएमसी ने जारी की और कहा कि बैलेट बॉक्स के साथ इसमें छेड़छाड़ हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बैलेट बॉक्स के साथ कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, इसका सच क्या है। तो देखिए जरा, ममता बनर्जी का कहना है, टीएमसी के सांसद है, वो कह रहे हैं ये एक सीलबंद स्ट्रांग रूम है। जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ हलचल दिखाई दी, किसी तरह की हलचल थी। इसके बाद समिक भट्टाचार्य कह रहे हैं, अध्यक्ष है बंगाल बीजेपी के, अगर बीजेपी ये सब कर रही है, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो इस बारे में बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। उनके पास भी काला कोट है, इसलिए वो खुद भी जा सकते हैं। डोला सेन कह रही है, हमने वही वीडियो शेयर किया जो चुनाव आयोग दिखा रहा है। अगर वो फर्जी साबित होता है तो चुनाव आयोग ही फर्जी होगा। अर्जुन सिंह ने कहा, ममता बनर्जी इस चुनाव में हार रही, इसलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सौगत रॉय ने कहा, टीएमसी सांसद सौगत रॉय का दावा है कुछ लोग स्ट्रांग रूम में घुस गए, वो वोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते थे। गुजरात से आए कुछ लोग नारे लगा रहे थे। सुनिए जरा, इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। अनएथिकल ड्रामाबाजी किया, इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, इसी तो भाजपा है, इसीलिए बाहर में हो सकता है इतना सिक्योरिटी, तो अंदर जो काम कर रहा है वो तो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी वापस आ रही है विथ ह्यूज मेजॉरिटी। तृणमूल कांग्रेस की जो मांगे है या जो भी उनका एलिगेशंस है, वो सारे एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन ने प्रूव कर दिया कि ये एलिगेशन सही नहीं है। और ये एलिगेशन तृणमूल कांग्रेस दे रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस मान चुका है कि उनको आगे आने वाले समय में ऑपोजिशन पार्टी का भूमिका निभाना है। जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीते। ये नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव तो खत्म हो गए, अभी घबराए हुए लगते हैं ममता बनर्जी को। उन्होंने साबित कर दिए हैं कि बंगाल में जोकर जरूर है, उस जोकर के नाम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कर रही है इससे पूरा पश्चिम बंगाल की जनता अवगत है। किसी भी बात की कोई भी प्रतिष्ठा आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जमीन पर नहीं है। और आइए अब आपको बताऊं ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही हैं और चुनाव आयोग क्या कह रहा है बैलेट बॉक्स को लेकर। ममता बनर्जी ने कहा 4 मई को काउंटिंग से पहले ही बंगाल में बवाल हुआ। खुद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई। टीएमसी नेताओं ने कोलकाता में धरना दिया। कल देर रात तक इसको लेकर ड्रामा हुआ। ममता भी देर रात एक स्ट्रांग रूम में पहुंची। करीब 4 घंटे तक ममता बनर्जी वहां रही। ममता ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तो हम जान की बाजी लगा देंगे अगर कोई छेड़छाड़ हुई। मुझे केंद्रीय बल ने स्ट्रांग रूम तक जाने से पहले रोका, लेकिन चुनाव नियमों के मुताबिक उम्मीदवार वहां जा सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने वहां जाने की इजाजत दी मुझे। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे।
ममता ने दूसरे उम्मीदवारों से भी काउंटिंग सेंटर पर डटे रहने को कहा है। दरअसल टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिख रहे हैं। टीएमसी का दावा यह है कि वो बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने साफ साफ बात कही है। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को खारिज किया। ईसी के मुताबिक पोस्टल बैलेट की छटनी हो रही थी। शाम 4 बजे पोस्टल बैलेट की छटनी की गई और इसको लेकर सभी पार्टियों को, सभी दलों को जानकारी दी गई थी। पार्टियों ने आमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया। बाद में सीसीटीवी को लेकर चिंता जताई। सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पोस्टल के माध्यम से जब पोस्टल बैलेट आते हैं तो उसके बाद उन्हें रखा जा रहा था। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही है। बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है। ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं। काउंटिंग अपने समय जैसे रूल रेगुलेशन है, इस बार हमने पूरा सर्कुलर बना लिया है। जितने भी गाइडलाइंस है उसको कंप्रेस करके छोटा सिनॉप्सिस बना लिया है। हर एक डीओ से हम सर्टिफिकेट लेंगे कि पूरी गाइडलाइंस हर एक काउंटिंग सेंटर के लिए फॉलो हुई है, हर एक काउंटिंग पर्सनल के लिए फॉलो हुई है, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस के लिए फॉलो हुई है। और हमने बता दिया है कि जहां जहां जो गड़बड़ करेगा, अगर मतलब मुस्तैदी नहीं रखेगा, कोई लैक्सिटी होगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसा हो सकता है स्ट्रांग रूम में? अब आपको बताता हूं स्ट्रांग रूम होता क्या है, उसमें तैयारी कैसे की जाती है। लेकिन जगह जगह बवाल शुरू हो गया। हर शहर में स्ट्रांग रूम होता है जहां ईवीएम रखी जाती है। अब दूसरे स्ट्रांग रूम तक भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अब देखिए, जिस स्ट्रांग रूम से पर सवाल उठे हैं वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाकायदा लोहे की जालियां लगा दी गई हैं कि कोई उस तरफ ना जाने पाए। इसके अलावा स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। आप देख रहे हैं, पहले से बाहर बैरिकेडिंग थी और अब सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी वहां तैनात हो गए। और दूसरे जो स्ट्रांग रूम है उसमें देखिए इस तरह मॉनिटर लगे होते हैं बाहर। अंदर ईवीएम रखी हुई है, वहां सीसीटीवी लगे हैं और सीसीटीवी का जो आउटपुट है वो सब देखिए टीवी पर आ रहा है। मल्टी विंडो, बहुत सी विंडोज आपको दिख रही, सारे सीसीटीवी का आउटपुट दिख रहे हैं कि अंदर ईवीएम रखी हुई है सुरक्षित। और इसलिए 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। हालात सामान्य रहे, लोग उग्र ना हो और किसी तरह की कानून व्यवस्था की परेशानी ना हो, इसलिए सुरक्षा बलों को अभी भी तैनात रखा गया। अब आइए आपको बताऊं ये स्ट्रांग रूम क्या होता है। स्ट्रांग रूम चुनाव प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। चुनाव खत्म होने के बाद सारे ईवीएम यहीं पर सुरक्षित रखे जाते हैं। काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया इसी स्ट्रांग रूम में होती है। वैसे तो ये कोई साधारण सा कमरा होता है, लेकिन इस कमरे की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को काउंटिंग तक सुरक्षित रखा जाता है। ये कमरे सरकारी इमारतों, कॉलेज या पॉलिटेक्निक संस्थानों में होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा मानकों के आधार पर इसे चुनते हैं। अब हर शहर में स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। यहां 24 घंटे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं। ये जहां ईवीएम बैलेट बॉक्स रखे जाते हैं उस कमरे में एक ही गेट होता है और इस गेट पर 2 ताले लगाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तालों को सील किया जाता है
और इस चाबी को 2 अधिकारियों को सौंपा जाता है। एक चाबी रिटर्निंग अफसर को और दूसरी चाबी सहायक रिटर्निंग अफसर के पास होती है। स्ट्रांग रूम के गेट और गलियारों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होती है। इसे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी 24 घंटे हर आने जाने वाले की जानकारी दर्ज करते हैं। यहां हर किसी को आने जाने की अनुमति भी नहीं होती है। किसी भी अनधिकृत गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उम्मीदवार यहां अपने एजेंट तैनात कर सकते हैं। आरओ यानी रिटर्निंग अफसर दिन में 2 बार इस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हैं। अब कोलकाता में स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लगा दी गई। काउंटिंग के दिन सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाता है और इस दौरान रिटर्निंग अफसर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर यहां मौजूद होते हैं। ताला खोलते समय उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। इसके बाद ईवीएम को काउंटिंग वाली जगह पर ले जाया जाता है और इस दौरान बेहद कड़ी सुरक्षा होती है। पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी भी की जाती है। फिर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू की जाती है। काउंटिंग की हर प्रक्रिया की जानकारी सभी पक्षों को दी जाती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं समर्थक और क्या कह रही है पुलिस। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विजय बंगाल में होने वाली है। ये गुंडे कुछ भी कर ले, पुलिस के जो उनके दलाल है, जो जानबूझकर मीडिया को तो परेशान करते, कार्यकर्ताओं को उठा कर बाहर फेंका। हमारे एक सिख भाई के उसकी पगड़ी खोली गई, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है उनकी हार। अब ये निश्चित है, जैसे दिया फटफटाता है बुझने से पहले, ये सरकार ये जाने वाली है। उसके हार का डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम लोग को पता, हम लोग जीत चुके हैं, बस रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट 4 तारीख को निकलेगा, बस उसके बाद तो और खुशी होगी। गलत चीज कर रही है बीजेपी, उस चीज को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कहना यही है कि हम लोग जीत चुके हैं। ये सब कोई जान चुका है कि हमारी जीत आ चुकी है। बंगाल के लोगों ने एक बार फिर से अपना भरोसा ममता बनर्जी के ऊपर जताया है। बीजेपी अपनी हार नहीं मान रही है, इसीलिए वो चोरी करने उतरे हुए हैं। टीएमसी की प्रचार गाड़ी कैसे भीतर पार्क हुई? पुलिस ने ही उसको पार्क करवाया, पुलिस ने ही उसको निकाला। आप कैंडिडेट हैं, आप भीतर जा सकते हैं, 100 बार जा सकते हैं। आपके सहयोगी मंत्रिमंडल के फिराद हकीम कैसे जा सकते हैं? आपका पीएसओ किस आधार पे भीतर जा सकता है? ममता बनर्जी जो बंगाल है, ये ममता बनर्जी माटी है, हम लोग का माटी है। इधर एक कारचुपी नहीं चलेगा। ममता बनर्जी दिखा दिया कैसे लड़ना होता है, तो हम लोग बीजेपी का सरकार आ रहे हैं, परिवर्तन करेंगे। और 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी पूरा सब लोगों का चेहरे में थे कि इस टाइम में हम लोग को चेंज करना जरूरत हो गया है। अभी सीट को लेके तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहा है। हारने वाले के पास और कोई बहाना नहीं है। 15 साल राज करने के बाद कोई पार्टी एसआईआर स्ट्रांग रूम लेके पॉलिटिक्स करता है, इसका मतलब क्या है? पार्टी हार चुकी है, एक बहाना चाहिए हारने के बाद क्या बोलना है, इसी का पटभूमि तैयार हो रहा है। उनको लगता है कि वो जीतने वाले हैं, आइए मीटिंग बुलाइए, चाय समोसे खाइए, फिर ममता दीदी की जो जीत होगी उसके बाद हम लोग उनको पेड़ा खिलाएंगे। दीदी का जो काम है वहाँ पे, सूती साड़ी पहनना, हवाई चप्पल पहन के काम करना और एकदम जबरदस्त तरीके से हर धर्म के को इज्जत से देखना और बीजेपी से सख्ती से बहुत मजबूती से लड़ना और डरना नहीं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर दीदी की सरकार बनेगी, टीएमसी ज्यादा वोटों से चुनकर आएगी। तो आप सियासतदानों को सुन रहे थे जो अपने अपने दावे कर रहे थे किसकी सरकार आ रही है। दूसरी तरफ खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी में एक अलग बवाल चल रहा है। यूपी में बवाल चल रहा है मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर पर बवाल, आखिर कब तक? लोगों के घर में मीटर लग गए, अब मीटर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए जरा, मीटर लेकर लोग बाइक्स पर निकल गए, बिजली वाले मीटर। ये आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों के हाथों में मीटर है। बिजली के मीटर से इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी है, देखिए एक साथ लाकर ढेर लगा दिया तोड़ तोड़कर।
आगरा में आपने देख लिया, लोग मीटर तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर मेरठ की है। मेरठ से भी वही तस्वीरें आई, लोग पहुंच गए और उसके बाद लोगों ने अपने मीटर तोड़ने शुरू कर दिए निकालकर। दरअसल यूपी में स्मार्ट मीटर लगाए गए और स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में नाराजगी है। एक ये तस्वीर देखिए, ये डंडे से अपना मीटर फोड़ डाला है। तस्वीर है, लोगों में गजब गुस्सा है स्मार्ट मीटर को देख तोड़ने को लेकर। और ये सिर्फ 2-4 शहरों में नहीं है। मैंने आगरा मेरठ की तस्वीर आपको दिखाई, आपको फिरोजाबाद लिए चलता हूं, वहां से भी लोगों का इसी तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में भी मीटर को लेकर महिलाएं सर पर रखकर जा रही, प्रदर्शन कर रही। अब ये मीटर पर बवाल हुआ तो देखिए जरा, फिरोजाबाद हो या मेरठ हो, एक जैसी तस्वीर। ये देखिए क्या हो रहा है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में लोगों ने ढेर लगा दिए मीटर के, भारी भीड़ है महिलाओं की, पुरुषों की। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। बिजली आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं, स्मार्ट मीटर अब नए नहीं लगाए जाएंगे। लोगों का विरोध देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर यह हंगामा चल रहा है। आगरा में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक दिए। सिर पर स्मार्ट मीटर लेकर महिलाएं बिजली घर पहुंच गईं। यहां पर महिलाओं ने स्मार्ट मीटर बिजली ऑफिस में फेंक दिए। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। कई लोग बोरे में भरकर स्मार्ट मीटर लेकर पहुंचे और उन्हें फेंक दिया है। इसके बाद महिलाएं और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने पुराने मीटर को ही चालू रखने की मांग की है। नए स्मार्ट मीटर से लोगों ने नुकसान का दावा किया है। प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक बिजली ऑफिस पर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों को शांत कराया है और बाकायदा खुद योगी आदित्यनाथ ने इसमें टीम बनाई है। वो टीम रिपोर्ट सौंपेगी और फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है नए मीटर पर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा किसान नेता क्या कह रहे हैं इस पर। ये स्मार्ट मीटर बिजली विभाग की छाती पर ठोक दिए, हिसाब बराबर कर लिया है। आज जिस तरह से आज पूरे हजारों की तादाद में जिस तरह से जो स्मार्ट मीटर उखाड़े गए हैं, अब ये परंपरा अकोला से शुरू होकर पूरे आगरा जनपद के हर तहसील, हर गांव, हर गली के लिए ये एक मिसाल बन चुकी है। यदि किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रयास होगा तो भारतीय किसान यूनियन इसका पर जोर विरोध करेगा। रोड जाम करने का, चक्का जाम करने का हम काम करेंगे। आपको बताऊं, इस मामले में जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कुछ महिलाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। ये आरोप लगाया किसान नेता ने। अब आपको बताऊं मीटर को लेकर बवाल क्यों है। एक पुराना मीटर था, एक नया मीटर है। दोनों मीटर में क्या फर्क है, उसी फर्क पर बवाल है। ये आपके सामने आ गया, एक ये पुराना मीटर है और एक ये नया जिसे स्मार्ट मीटर कहते हैं। अब देखिए दोनों में बवाल किस बात का है। पहला ये कि पुराने मीटर में मैनुअल रीडिंग लेनी पड़ती है, यानी
मैनुअल रीडिंग देखेगा कोई आकर और रीडिंग नोट कर लेगा कितना यूनिट आया है। स्मार्ट मीटर में यह इंटरनेट से जुड़ा होता है, इसमें बार बार आकर रीडिंग नहीं लेनी है। पुराने मीटर में महीने के अंत में बिजली खपत की जानकारी आती है, इसमें मीटर में रीडिंग में यहां हर 15 मिनट में बिजली खपत का अपडेट हो जाता है। पुराने मीटर में मीटर के साथ छेड़छाड़ संभव है। बहुत से लोग, कोई मैग्नेट रख देता है, कोई मीटर को स्लो कर देता है, कोई मीटर रुकवा देता है। स्मार्ट मीटर में हैक और छेड़छाड़ की संभावना ना के बराबर है। पुराने मीटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट मीटर में जितना रिचार्ज उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना मीटर मीटर रीडिंग से बिल तक मैनुअल तरीका है, यानी रीडिंग भी लेने आएगा फिर बिल भी देने आएगा। स्मार्ट मीटर में मीटर रीडिंग से बिल जनरेट ऑटोमेटिक होता है और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है इतना बिल हुआ। लेकिन नए मीटर से लोगों को परेशानी क्या है? सुविधाएं तो मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छा है, नया मीटर है, आधुनिक है, लेकिन लोगों को फिर परेशानी क्या है वो आपको बताता हूं। स्मार्ट मीटर इंटरनेट और मोबाइल से कनेक्ट रहता है और इसकी खास बात यह है कि मीटर रीडिंग और बिल खुद आता है। मतलब आप पहले रिचार्ज करेंगे, उसी हिसाब से बिजली खपत होगी। रिचार्ज खत्म होने पर घर से बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन इस बीच लोगों का दावा है कि उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा बिल आ रहा है। रिचार्ज खत्म होने पर घर से बिजली तुरंत काट दी जाती है, लेकिन रिचार्ज करवाने के बाद काफी देर तक लाइट नहीं आती है। लोगों का आरोप है स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, बिजली कम इस्तेमाल होने पर भी ज्यादा बिल आने का दावा है। कुछ लोगों ने बिना इस्तेमाल बैलेंस कटने का दावा किया है। स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को सिक्योरिटी राशि जमा कराना होता है। 2000 की सिक्योरिटी राशि जमा करने पर भी हंगामा मचा है। कई लोगों का कहना है हम इतना कमाते नहीं तो जमा कहां से करा दें। दावा है कि यूपी के बिजली ऑफिसों में हर दिन 40,000 आवेदन पहुंच रहे हैं। लोगों की मांग है कि उनके घर का कनेक्शन वापस पोस्टपेड किया जाए। लोगों का दावा है 19-12 पर शिकायत करने पर समाधान नहीं होता और इन्हीं शिकायतों के बाद सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। स्मार्ट मीटर की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी योगी ने गठित की है और नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई। अब इस पर सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर क्यों फेंके जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी है ना होगी, तो जब स्मार्ट मीटर फेंक सकते हैं तो क्या पता क्यूआर मोड में क्या कर रहे हो बीजेपी के लोग। बीजेपी की लाइव टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था, आपसे याद कीजिए, भाजपा की हर साजिश हारेगी, भाजपा का हर षड्यंत्र हारेगा। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बहुत दर्दनाक खबर है। लापरवाही ले डूबी। तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रूज डूब गया। ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि पानी में इस तरह का एक क्रूज था जिसमें बहुत से लोग सवार थे। अचानक लहरों के बीच, तूफान के बीच वो क्रूज डूब गया और उसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई। आपको बताऊं, अब इसकी तस्वीर असली दिखाता हूं। ये क्रूज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही क्रूज है जो डूबा। ये वही लोग हैं जो क्रूज पर उस वक्त सवार थे। जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग क्रूज पर मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देखिए, इस क्रूज पर महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे भी मौजूद थे और अचानक तूफान आया। देखिए, हवा तेज चल रही थी। देख रहे हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल था, मोबाइल कैमरों से वीडियो बना रहे थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उसके बाद देखिए जरा, ये क्रूज डूब गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रूज तिरछा हो गया और उसके बाद पानी में समाता चला गया। आप देख रहे हैं पानी की लहरों के बीच हवा कितनी तेज थी, क्रूज और टेढ़ा हुआ और अंदर डूब रहा है। और तब तक देखिए वहां बचाने वाला कोई नहीं पहुंचा। सोचिए क्या मंजर होगा, चीख पुकार, लोगों में डर और खौफ और दहशत। और देखिए क्रूज डूब रहा था।
उस वक्त तट पर जो लोग मौजूद थे, जिनके अपने लोग फंसे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। लोग देख रहे थे, ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं क्रूज डूब रहा है, और उस बीच देखिए वहां मौजूद एक और बोट लगाई गई। ये जो क्रूज डूबा है उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। और इस क्रूज के डूबने के बाद आसपास जो लोग तैर रहे थे, जो बचे थे, उन्हें उठाने की कोशिश इस बोट के जरिए की जा रही थी। और उसके बाद दूसरी रेस्क्यू टीम आई, फिर बोट लगाई गई। रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, और उसके बाद और मुश्किलें सामने आ रही थी बचाने वालों को। प्रयास ये कर रही है उसके बाद अलग अलग टीम आकर लोगों को खोजती रही पानी में। अब बचाना था उसे जो क्रूज डूब गया था, उसे आखिर कैसे पानी से निकाला जाए, उसके लिए बड़े इंतजाम किए गए। क्रेन मंगाई गई, क्रेन पहुंची है तट पर, यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद उसे निकाला गया है। और देखिए उस क्रूज को फिर निकाला गया किस तरह से। पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें वहां आई उसे खींचने के लिए, उसको निकालने की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे ये क्रूज डूबा है। मध्य प्रदेश में कल जब शाम के करीब 5 बज रहे थे, उस वक्त जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बरगी डैम में क्रूज घूमने निकला। पर्यटन विभाग की इस बड़ी नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। दावा है ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों से भरा क्रूज किनारे से 300 मीटर ही पहुंचा था, यानी बहुत दूर नहीं गया था अभी। तब नौका विहार करने वाले लोग मौज मस्ती और फोटोग्राफी कर रहे थे। उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मौत है। वो आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक आंधी और तूफान आ गया। तेज हवा और ऊंची उठती लहर क्रूज के अंदर तक घुस रही थी। हालात बिगड़ते गए और पानी के हिलोरों से क्रूज डगमगाने लगा। इसके बावजूद क्रूज को किनारे लाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आरोपों के मुताबिक कैप्टन उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। क्रूज लहरों की टक्कर से तूफान की चपेट में आ गया और उसमें बैठे लोग कांप रहे थे और सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते चंद सेकंड में क्रूज पानी में समा गया। अफरा तफरी के माहौल में लोग जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। तैरकर और रेस्क्यू ऑपरेशन में 28 लोगों की जान बचाई गई, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव मिल चुके हैं। जिन 9 शवों को निकाला गया है उनमें 8 पर लाइफ जैकेट नहीं थी। प्रशासन के मुताबिक 3 बच्चों सहित 4 लोग अब भी लापता हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद जो उस वक्त वहां मौजूद थे और पीड़ित के परिवार।
नहीं देखा कि ये बूढ़ रहा था, तब मैंने आवाज लगा ठेकेदार साहब से। मैं वीडियो बना रहा था, पहला वीडियो मैं ही बनाया हूँ। फिर हमने बोला ठेकेदार साहब देखिए बूथ बुड़ रहा है यहाँ पे, चलिए जल्दी। तो मैं यहाँ आए, सबको आवाज लगा, सब हमारे टीम के बिहार बंगाल के लोग हैं, तो ये लोग आए। फिर हम लोगों ने सबको मिलने बचाना चालू कर दिए। जब हम लोग देखे आए तो एक तरफ से बोट डूबा हुआ था। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पे बेचैन रहे कि उसको किसी भी तरह मतलब देख के, और जो बचने वाला है बचाएं, जितना भी सुरक्षित हो सके, जितना हम लोग बचाना चाहे बचा लिए। 10-12 आदमी को बचाए हम लोग। 4 लेडीज जो डेथ कर गई थी उनको भी निकाले हम लोग। नाव के एक शिप के कोने में जाके फंस गए थे और गर्दन ऊपर थी तो बच गए। हमारी मिसेज थी, हमारी चंदन थी और उनका नाती था। अरे बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ था, नाव ऐसी बंद हो गई, पानी में डूब गई। जब उसने वापस यूं लेके घुमाया है, घुमाने के बाद फिर और हवा तेज चली है और उसके बाद ये स्थिति हुई है। क्रूज बुरी तरीके से कभी ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हो रहा था, और जितना इस तरह से हो रहा था पानी उतना ही तेजी से अंदर बढ़ रहा था। जब जैसे ही डूबने जा रहा है, जब दिया जा रहा है जैकेट, बताइए। बहुत गलत किया उन्होंने पहले, उसके बाद जब पलटने लगा, आंधी तूफान आने लगा, तब उनने पकड़ाया। वो भी ये लोग मांग रहे थे, इन लोगों ने मांगा तब उनने दिया। 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया, जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। सोचिए, लोग खुद कह रहे हैं जो उस पर थे कि जब वो पलटने वाला था, डूबने वाला था, तब उन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था। 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी लापता हैं। जिनके शव बरामद हुए हैं, उनके शव निकाले गए इस पानी से। अब आपको दिखाऊं, सबसे हृदय विदारक यह था कि ये मां बेटी दोनों की मौत हो गई। और जिस वक्त बॉडी मिली है तो मां की लाइफ जैकेट के अंदर ही उनका बेटा भी था। यानी मां ने बेटे को बचाने के लिए अपने लाइफ जैकेट में ही बेटे को अंदर रख लिया था, लेकिन मां बेटे को बचाना चाहती थी। मां की भी मौत हो गई और बच्चे की भी। उसके बाद मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस जगह पर घटना हुई है वहां सीएम पहुंचे। जैसे इनके डाइवर्स गए तो विदिन कुछ ऐसे लोग उस क्रूज पर थे जिनकी कहानियां बहुत दर्दनाक हैं। देखिए, जैसे दिल्ली से 6 लोगों का परिवार घूमने के लिए आया था, जिसमें प्रदीप मैसी, उनकी पत्नी मरीना और 2 बच्चे भी थे। हादसे के बाद प्रदीप और उनकी बेटी किसी तरह बच गए, लेकिन क्रूज के डूबने से मां, बेटे और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आज सुबह मरीना और 4 साल के बेटे त्रिशान का शव मिला है। मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर बच्चे को समेट लिया था। सीने से चिपकाए मां बेटे का शव देख लोगों के आंसू निकल गए। कर्नाटक के कामराज एंड फैमिली। कामराज आर्य जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे तो कामराज आर्य मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले, लेकिन वो अपने परिवार के 15 लोगों के साथ घूमने गए थे। उनके माता पिता भी साथ थे, लेकिन वो किनारे बैठे हुए थे। कामराज की पत्नी, भाभी और बच्चे भी क्रूज में घूमने आए थे, लेकिन हादसा हुआ तो उनके एक बेटे को बचा लिया गया। वहीं कामराज, उनकी पत्नी और एक बेटा अब भी लापता है। इजराइल से आई बहादुर लेडी। डूबते वक्त क्रूज में इजराइल से आई सविता वर्मा भी थी। उनके साथ काठमांडू से आई सरस्वती भी क्रूज में मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ तो सविता वर्मा मसीहा बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि कई जिंदगियां बचाई। बताया जाता है कि इजराइल में ऐसे तूफान आम बात है, जिससे सविता वर्मा को स्कूबा डाइविंग का अनुभव है और इसी के दम पर उन्होंने बहादुरी दिखाई और कई जान बचाई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़ित क्या कह रहे हैं और अधिकारी क्या कह रहे हैं। उसने लाइफ जैकेट में अपने आप को और बच्चे को बांध ली थी, पर वो निकल नहीं पाई बाहर। और भैया निकल चुके थे, मतलब वो जब झोंका मारा पानी ने तो वो बाहर निकल आए थे।
वो हाथ लोग का छूट गया। था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी, तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे, और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए। हमारे 3 बच्चे थे और हमारे जीजा जी थे और दीदी थी। दीदी अंदर ही रह गई और जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, बट जीजा अंदर रह गए। एकदम से पानी भरा, रुकने का टाइम नहीं मिला हम लोग को, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में पूरा तबाह कर दिया। डेथ का आपको बताया गया 9 डेथ की संख्या है, अपने 28 जो है जीवित व्यक्ति हैं, और इसके अतिरिक्त बाकी अभी क्रूज जो है वो चूँकि मतलब टोटली ओवरटर्न है, तो अभी लगातार उसमें सर्चिंग चल रही है, और जैसी स्थिति सामने आएगी आपको पता चलेगा। अभी तक एक ही बॉडी मिली है जिसमें एक महिला ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, और ऐसा कोई शव नहीं मिला हमको। हाँ, अभी तक 6 का पोस्टमार्टम हो गया है, और पोस्टमार्टम हम करते जा रहे हैं जैसे बॉडी आ रही है, और कॉज ऑफ डेथ सब में अभी तक तो ड्राउनिंग ही मिला है। अब देखिए जरा, क्या क्रूज में बैठना खतरनाक है। इस तरह के बहुत से क्रूज अलग अलग शहरों में चल रहे हैं, बाकायदा इनकी शुरुआत की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए जरा, इस तरह के क्रूज अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। जैसे मुंबई में आलीशान क्रूज चलते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत का सबसे लोकप्रिय क्रूज रूट है। यहां प्रति व्यक्ति 2 से 3 रात का किराया 25 से 50 हजार रुपए। ये वो क्रूज है जिसमें रुकते भी हैं। वाराणसी से डिब्रूगढ़ वाला MV गंगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरता है। इस प्रीमियम क्रूज में एक दिन का किराया 25 से 50 हजार रुपए। कोलकाता बंगाल में गंगा की सहायक नदियों पर छोटे क्रूज चलते हैं, जिनका 3 से 7 दिन का किराया 15 से 40 हजार रुपए के बीच है। लेकिन वो क्रूज भी हैं जो थोड़ा सा घुमाकर आपको किनारे पर लौटा देते हैं। जबलपुर में वही क्रूज था। बरगी बांध के बड़े जलाशय में नर्मदा क्वीन क्रूज चलता है, और जिसके AC लोअर डेक का किराया 200 से 220 रुपए होता है, जबकि खुले हुए अपर डेक का किराया करीब 160 से 200 रुपए। रोमांचक वाटर एक्टिविटीज के लिए यह बांध काफी प्रसिद्ध है। पिकनिक मनाने के लिए यहां हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। श्रीनगर में भी क्रूज है। जम्मू कश्मीर पारंपरिक शिकारे और क्रूज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर की डल झील में लगभग 200 रुपए में क्रूज का आनंद ले सकते हैं। 10,000 रुपए प्रति घंटे में 60 लोगों के लिए इसे बुक कर सकते हैं। शिकारा में बैठने के लिए 500 से 800 रुपए प्रति घंटा लगता है। तो क्रूज में एक हादसे के बाद लोगों में डर भी है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे, लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 15 लोग बच गए हैं, और लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनको खोजने के लिए वहां पर SDRF और पुलिस की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये एक सरकारी लापरवाही के कारण एक हत्या है। संख्या ऐसा लगता है कि अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो अभी कुल मिलाकर संख्या थी उसमें से बाकी मिसिंग है। भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी ना बने, उससे सबक लेने वाला ये हादसा है। तो निश्चित रूप से जांच भी होगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। शासन को निर्णय लेने चाहिए ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से आने वाले समय में और भी घटनाएं नहीं घटे। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश को दुख है, और इस पर उन मृतकों को शोक श्रद्धांजलि। और अब आपको वो हिला देने वाली तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। जिस वक्त तूफान आया, लोग अंदर फंसे हुए थे, लाइफ जैकेट उनके हाथों में थी। देखिए अंदर पानी भर गया था। ये खतरनाक मंजर, दहशत और खौफ। पानी देखिए क्रूज पर भर गया, आप देख रहे हैं।
पानी भर रहा है, लोगों के घुटने तक पानी आ गया है, क्रूज अंदर डूब रहा है, लोग बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त लोग लाइफ जैकेट मांग रहे हैं, तब लाइफ जैकेट निकाल कर लोगों को दी गई है, जबकि नियम कायदा है कहता है लाइफ जैकेट पहना कर ही लोगों को बिठाया जाना है। यह साफ साफ लापरवाही दिखाता है। सोचिए जरा, बच्चों में, महिलाओं में कितनी दहशत होगी उस वक्त जिस वक्त क्रूज पानी में डूब रहा था और उसमें पानी भर रहा था। राइट, अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? अगर खुशियां बढ़ाना है और रिश्ते मजबूत बनाना है तो दूसरों की छोटी मोटी बातों या बहस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने गर्म पानी के जरिए अपने शिष्य को समझाते हुए बड़ा फंडा दिया। सूरज नाम का एक किसान था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक बार एक बच्चे ने उसके खेत में थोड़ी सी मिट्टी फेंक दी। सूरज गुस्से से आग बबूला हो गया और बच्चे को मारने दौड़ा। बच्चा तो किसी तरह भागकर बच गया, लेकिन सूरज को बाद में गुस्से पर पछतावा हुआ। उस गांव में भगवान बुद्ध के प्रवचन के लिए आए हुए थे वो। सूरज उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे हर बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आता है। पता नहीं चलता कि गुस्से में मैं क्या क्या कह रहा हूं, क्या क्या कर देता हूं, लेकिन बाद में मुझे गुस्से पर बहुत पछतावा और दुख होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं उपाय बताता हूं, लेकिन पहले 2 पतीले में पानी ले आओ, एक में गर्म और एक में ठंडा। महात्मा बुद्ध के कहने पर सूरज ने पहले पतीले के पानी को खूब गर्म किया। अब बुद्ध ने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। सूरज बोला, गुरुजी, चेहरा देखना तो दूर, मैं भाप निकलते पानी के पास कुछ पल भी नहीं रुक सकता हूं। अब बुद्ध ने दूसरे पतीले में थोड़ी सी मिट्टी डालने को कहा। सूरज बोला, गुरुदेव, ये पानी तो गंदा हो गया है। बुद्ध बोले, थोड़ा इंतजार करो। कुछ ही देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? सूरज ने कहा, हां, बिल्कुल साफ, एकदम साफ दिख रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने सूरज को लाइफ का बड़ा फंडा दिया। उबलते पानी की तरह गुस्से में हम अपनी असली छवि नहीं देख पाते और गुस्से में शांत रहने पर बिना नुकसान के रह सकते हैं। तो बड़ी बात यह है, जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए जिंदगी में और उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।